Good morning, children. Welcome to your biology class. Dear students, this is the second video of our natural resources. In our previous video, we have discussed what is natural resource, what are various type of natural resources, what is biosphere, what are the various component of biosphere. We have discussed atmosphere, we have discussed water, water pollution, eutrophication, biomagnification, and the disease which are caused due to water pollution. So today we are going to discuss about soil, how soil is formed. So we all know that soil is formed by rocks. So the rocks which are present on the earth's surface, they break down due to physical, chemical and biological process. Okay, and due to these processes soil is formed. सो अर्थ के सरफेस पे जो भी रॉक्स प्रेजेंट है वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की हेल्प से ब्रेक होती हैं और उनके ब्रेक डाउन से ही सॉइल की फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रोसेस की बात करें तो आपको पता है डे टाइम में सन की हीट की वजह से रॉक्स भी हीट होती हैं और ये जो रॉक्स हैं ये हीटिंग की वजह से एक्सपेंड होती हैं. ओके, कोई भी चीज़ जब हीट होती है तो वो एक्सपेंड होती है और नाइट में टेम्परेचर लो होने की वजह से ये जो रॉक्स हैं ये कूल डाउन होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. ओके, सो डे टाइम में जो सोलर रेडिएशन की हेल्प से रॉक्स थी वो हीट हुई और एक्सपेंड हुई और नाइट में ये जो रॉक्स थी ये कूल डाउन हुई और कॉन्ट्रैक्ट हुई. सो दिस कूलिंग एंड एक्सपेंडिंग प्रोसेस, due to this process they causes cracks in the rock and they break down rock into smaller pieces. तो यहाँ पे ये जो rock expand हो रही है, contract हो रही है heating और cooling की वजह से, उसकी वजह से rocks के अंदर crack आ जाते हैं और जैसे ही crack आए rock smaller pieces में break हो जाती है. ओके, सो यहाँ पे देखो ये physical का दिखा रखा है मैंने कि physical heating की वजह से, ठीक है, और cooling की वजह से rock expand हुई और कॉन्ट्रैक्ट हुई जिसकी वजह से क्रैक आए और क्रैक आने के बाद जो रॉक थी वो ब्रेक हुई. और ये जो इमेज है ये केमिकल वेदरिंग की है. व्हाट इज वेदरिंग? द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग. तो फिजिकल आपको पता चल गया, हीटिंग और कूलिंग की वजह से रॉक्स ब्रेक होती हैं. केमिकली कैसे ब्रेक होती है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि रॉक के सरफेस पे जो भी वाटर प्रेजेंट है उसकी वजह से जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, सो उस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से भी ये रॉक में ब्रेक डाउन होता है. तो आपको यहाँ पे इजीली दिखाई दे रहा है कि केमिकल वेदरिंग की वजह से देखिए रॉक्स किस तरीके से ब्रेक हुई. एंड दिस इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. बायोलॉजिकल, बायो मीन्स लिविंग, तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो रॉक है वो ब्रेक हो रही है. कैसे? आपने देखा होगा कई बार वॉल वगैरह में जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हो जाते हैं. तो क्या जैसे जैसे प्लांट यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं तो इन प्लांट की जो रूट्स हैं वो डीप रॉक्स के अंदर जाती हैं और जैसे ही वो ग्रो होंगे, ठीक है, रूट्स ग्रो होंगी तो रूट्स प्रेशर अप्लाई करेंगे और उस प्रेशर की वजह से ये जो रॉक्स हैं इसके अंदर क्रैक आएंगे और क्रैक आके ये स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे देखिए वाटर कलेक्ट हो गया, ये आपका केमिकल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है. वाटर फ्रीज हो गया, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है. फिर उस एक्सपेंड की वजह से वो क्या होगा, फोर्स लगा रहा है जिससे वाटर जो रॉक्स हैं आपकी वो क्रैक हो रही, ठीक है. तो ये जो वाटर है देखिए पहले यहाँ कलेक्ट हुआ, फिर ये फ्रीज हुआ लो टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, ये एक्सपेंड हो रहा है और ये जो क्रैक है इसके एक्सपेंड, जैसे जैसे ये एक्सपेंड होगा वैसे वैसे जो क्रैक्स हैं रॉक में वो भी एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है. सो ये जो रिपीटेड एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है, ओके, उसकी वजह से ये क्रैक हो रहा है. तो यहाँ पे फिजिकल और केमिकल वेदरिंग साथ साथ चल रहा है. ओके, सो यहाँ पे देखिए ये सॉइल होराइजन है कि कैसे यहाँ पे बेड रॉक प्रेजेंट थी और ये जो बेड रॉक्स हैं ये स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हुए, फिर यहाँ पे सब सॉइल आई और यहाँ पे ह्यूमस वगैरह ऐड हुई और यहाँ पे प्लांट्स जो थे वो टॉप सॉइल पे ग्रो हुए. ओके, यहाँ पे आपको इजीली दिखा दे रहा है, देखो ये जो रॉक पार्टिकल्स थे ये कैसे ब्रेक हो रहे हैं,
है ना, बेड रॉक ब्रेक हुई, सी होरिजन बना, सी होरिजन के बाद और स्मॉलर पीसेस में रॉक पार्टिकल्स ब्रेक हुए, बी होरिजन बना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप टॉप मोस्ट लेयर आई और यहाँ पे ऐसे ये ग्रो होने शुरू हुए। तो ये पार्शली वेदर बेड रॉक है, यहाँ पे बी में थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो टॉप सॉइल है इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर और उसको हम कहते हैं ह्यूमस। तो जितनी ज़्यादा सॉइल में ह्यूमस होगी उतनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी। ओके, सो डेड प्लांट और एनिमल्स हैं वो यहीं सॉइल की टॉप लेयर में ही आते हैं बेटा, तो यहीं पे वो डिकम्पोज होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से वाटर एंटर करता है। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, वाटर फ्रीज होगा, एक्सपेंड होगा, जिसकी हेल्प से रॉक्स में क्रैक आएंगे और वो क्रैक वाइड होते जाएंगे। ओके, और जो रॉक है वो स्मॉल एंड स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। और बायोलॉजिकल वेदरिंग में मैंने डिस्कस किया कि जो लार्ज ट्रीज हैं जिसकी रूट्स ग्रो हो रही है रॉक के अंदर, वो भी प्रेशर की वजह से रॉक को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करता है। ओके, सो सॉइल किससे बना हुआ है? सो सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, डिकेड ऑर्गेनिज्म, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं, जो जिनकी बॉडी वहाँ पे डिके हो रही है, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। ओके, सो इस डिके ऑर्गेनिक मैटर को हम ह्यूमस कहते हैं। और जितना ज़्यादा सॉइल में ह्यूमस होगा उतनी ज़्यादा वो फर्टाइल होगी। और ह्यूमस जो है वो सॉइल की टॉप लेयर में ज़्यादा होता है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो वहाँ टॉप लेयर में प्रेजेंट है। ओके, मिनरल्स प्रेजेंट हैं, है ना, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स हो गए, फॉस्फोरस हो गया, ये सारे मिनरल सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर ट्रैप होती है, वाटर प्रेजेंट होता है। ओके, सो सॉइल की फर्टिलिटी कौन डिसाइड करता है? सॉइल की फर्टिलिटी डिसाइड करते हैं अमाउंट ऑफ मिनरल, ह्यूमस, एयर, वाटर। सो दीज आर द फैक्टर्स विच डिसाइड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया, कि वहाँ पे कितनी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ओके, सॉइल पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन क्या है? वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो, एनी अनडिजायरेबल चेंज in the quality and quantity of soil which is harmful for living organism. Pollution के simple सी definition बनती है, any undesirable change in the quality and quantity. अब water की बात हो रही है तो water word add कर दीजिए, soil की बात हो रही है तो soil, air की बात हो रही है तो air, which is harmful for living organism. So soil pollution की definition बन गई बेटा, the any type of undesirable change in the quality and quantity of soil which is harmful for living organisms. Okay, so addition of harmful substance in the soil affect the fertility of soil as well as it kills the microbes or the living organisms which are present in the soil. Okay, so soil pollution is caused by excessive use of fertilizers, pesticides, और उसमें जो भी अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया या माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं उनको भी ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स किल कर देते हैं। ओके, अर्थवॉर्म जो हैं, अर्थवॉर्म और बैक्टीरिया वो सॉइल के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज दे कैरी आउट द वर्क ऑफ डीकम्पोजिशन। बैक्टीरिया और फंजाई किसका काम करती है? डेड एनिमल्स को डिके करने में, डिकम्पोज करने में उनकी डेड बॉडीज़ को। और जैसे ही उनकी बॉडी डिके होगी, डिकम्पोज होगी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि उनकी बॉडी में जो भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, है ना, जो भी उनकी बॉडी में सब्सटेंस है, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया बेटा, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा। और जब ये मिनरल्स, न्यूट्रिएंट सॉइल में मिक्स हो गए तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे देखिए, the removal of useful component and addition of harmful substance reduces the fertility of soil and they cause soil pollution. Soil erosion क्या हो गया? Soil erosion is carrying away of fertile layer of soil from one place to another place. ठीक है, तो सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है, जो फर्टाइल है, जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करती है, वी कॉल इट एज सॉइल इरोशन। सो ये कैसे मूव करती है? बाय फ्लोइंग वाटर, फ्लड की वजह से मूव करती है, विंड की वजह से मूव करती है। ओके, और सॉइल इरोजन किस वजह से होता है? लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो आपको पता है
जो पेड़ हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को उस जगह पे क्या करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, है ना, अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। तो सॉइल जो है वो अपनी जगह पे प्लांट की रूट्स की हेल्प से वहाँ पे रहती है। और अगर आपने ट्री को कट कर दिया, अगर रूट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो इजीली सॉइल जो है वहाँ से इरोड हो जाएगी। ओके, सो सॉइल इरोजन जो है क्या हार्मफुल इफेक्ट डालता है, सॉइल इरोजन रिड्यूस वेजिटेटिव कवर, जो भी प्लांट कवर है उस एरिया का उसको कम कर देता है। ओके, ठीक है। सो सॉइल इरोजन को आप कैसे रोकेंगे, कैसे कम कर सकते हैं, या कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिसिंग एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं आप, जो भी आपका अवेलेबल एरिया है उसमें प्लांटेशन करके उसे वेजिटेशन से, प्लांट फ्लोरा से कवर करके। ओके, डैम्स वगैरह जो हैं वो कंस्ट्रक्शन से। सो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी है, इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑन टॉप सॉइल। तो आपको 2 ट्रेज लेनी है सेम साइज़ की, और उस पर सॉइल आप डाल दीजिए, उसे सॉइल से फिल कर दीजिए, ठीक है। उसमें आप मस्टर्ड या ग्रीन ग्राम को आप वहाँ पे सो कर सकते हैं, उनकी सीड्स को, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पे मस्टर्ड के प्लांट्स ग्रो हो जाएं, या ग्रीन ग्राम जो है आपका वो ग्रो हो जाए, ठीक है, सो आप उसके कुछ टाइम के बाद वहाँ पे क्या करेंगे, पॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों ट्रे में इक्वल अमाउंट का वाटर डाल दीजिए। तो जिसमें आपके प्लांट ग्रो हुए हैं उसकी सॉइल इरोड नहीं होगी, उसकी सॉइल मूव नहीं होगी। आपने 2 ट्रे ली थी, एक में आप मस्टर्ड प्लांट लगा दो, दूसरे को खाली रखिए, और जैसे ही मस्टर्ड प्लांट ग्रो हो जाए, सीड्स उसकी जर्मिनेट हो जाए, उसके बाद दोनों ट्रे को आप वाटर से फिल कर दीजिए। अब जिसमें प्लांट्स हैं, तो मस्टर्ड के प्लांट्स हैं, तो रूट सॉइल को पकड़ के रखेंगे, तो वहाँ की सॉइल मूव नहीं करेगी। लेकिन जो आपकी सेकंड ट्रे थी, जो आपने खाली रखी थी, उसको जैसे ही आपने वाटर से फुल किया, उसका जो सॉइल है वो मूव करेगी। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। So what is biogeochemical cycle? Biogeochemical cycle are the interaction of biotic and abiotic component. So they are the transfer of matter or energy. So जब भी मैटर या एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, तो वो है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, सो हम जो बायोजियोकेमिकल साइकिल यहाँ पे पढ़ेंगे वो कौन सी हैं, वाटर, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। Okay, biogeochemical cycle are the transfer of matter or energy between living and non-living. Living components जो होते हैं we call them as biotic component, और जो non-living होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं abiotic component. सो वाटर साइकिल आपको पता है, वाटर साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो जो वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं वो सोलर रेडिएशन की वजह से वाटर हीट होगा, हीट होके वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर की तरफ राइज अप होगा, ठीक है। ओके, कुछ वाटर जो है वो एनवायरनमेंट में यूज़ भी हो जाता है, रेस्पिरेशन और जो ट्रांसपीरेशन है, दे ऑल्सो रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। सो जैसे ट्रांसपीरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। ये आपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो मैंने करवाया था वहाँ पे आपको बताया था कि प्लांट के ग्रीन लीव्स और ग्रीन स्टेम में जो टाइनी पोर्स हैं उनको हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। तो वहाँ से भी जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में ट्रांसपीरेट हो रहा है। और रेस्पिरेशन, जब आप रेस्पायर करते हैं तो उस रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल आउट करते हैं, और वाटर वेपर्स भी, ठीक है। सो ये जो वाटर वेपर हैं जो सोलर रेडिएशन की वजह से हीट अप हुए या ट्रांसपीरेशन और रेस्पिरेशन की वजह से एनवायरनमेंट के अंदर आए, ये राइज अप होंगे और ऊपर जाके ये कूल डाउन होंगे, कंडेंस होंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कंबाइन हो जाएंगे। अच्छा, ये कंडेंस क्यों हुए? क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में ऊपर टेम्परेचर लो है, तो उस लो टेम्परेचर की वजह से ये कंडेंस हुए, है ना। ये ट्रोपोस्फेयर जो है आपका अर्थ सरफेस, वहाँ से ये इवोपोरेट हुए सोलर रेडिएशन की वजह से, ऊपर जाके ऊपर की लेयर में ये कंडेंस हुए लो टेम्परेचर की वजह से। और जैसे ही ये टाइनी ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे, है ना, ये बिगर ड्रॉप्स बनाते जाएंगे और इससे आपका क्लाउड फॉर्मेशन होता जाएगा। और जैसे ही वो क्लाउड हैवी हो जाएंगे, रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, ये जो वाटर है वापस से अर्थ के ऊपर आ जाएगा। ओके,
सो ये देखिए, ये आपका है इवोपोरेशन, ये कंडेंसेशन और ये प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो वाटर का जो अमाउंट, अर्थ का जो वाटर था जो इवोपोरेट होके ऊपर एटमॉस्फेयर में गया, वो वापस अर्थ के ऊपर आ गया, इसलिए इसको हम कहते हैं साइकिल, जो रिपीट होता है। तो जो अमाउंट था वो मेंटेन रहा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन साइकिल, और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा नाइट्रोजन साइकिल का। सो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट पार्ट है, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, और ये सभी प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और हमारी बॉडी में भी। ओके, सो हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए। ओके, सो मेन नाइट्रोजन का सोर्स है आपका एटमॉस्फेयर, जिसमें 80% फ्री नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। सो नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट है, आप वो नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है बेटा N2 की फॉर्म में, इस फॉर्म में, और ये वाली जो फॉर्म है इसे ग्रीन प्लांट्स यूज़ नहीं कर पाते। ग्रीन प्लांट इसे नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कौन करता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में इसे कौन करेगा? ठीक है, सो जब भी एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीके से होता है, बायोलॉजिकल, फिजियोकेमिकल और इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा जो फर्टिलाइजर्स वगैरह बन रहे हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपने राइजोबियम का नाम पढ़ा है। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, है ना। ग्राम वगैरह जो प्लांट है, जो लेग्यूमिनस प्लांट है, पल्सेस आपके, उनके रूट्स नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जो क्या काम करता है, जो इस नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल एक्सेप्टेबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जाम्पल हो गया। ओके, नाइट्रोजन साइकिल में देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हो गया, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हो गए? एजेटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, जो रेगुमिनस प्लांट में रहते हैं। आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के। सो एजेटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया। सो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको NH4 की फॉर्म में, या नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में, या अमोनिया आयन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। अब ये नाइट्रिफिकेशन क्या है? अमोनिया को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में। बेटा यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है, ये नाइट्रोजन से अमोनिया आयन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन होता है कि जब ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएं बेटा? ये कन्वर्ट हो रहे हैं आपके नाइट्रेट नाइट्राइट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेट होना। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपको अमोनिया आयन्स है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म में आ रहे हैं। ओके, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं? राइजोबियम एजेटोबैक्टर जो बैक्टीरिया हैं उनकी हेल्प से करते हैं। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में आता है। प्लांट जो हैं बेटा वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते। देखिए प्लांट्स जो हैं वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर पाते, वो नाइट्राइट और नाइट्रेट को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका फिजिकल कैसे होता है? फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये होता है लाइटनिंग की हेल्प से। लाइटनिंग क्या हो गया बेटा? लाइटनिंग हो गया कि जब भी बारिश आती है, आपने देखा होगा कि लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है।
है ना, तो ये फिजिकल फिक्सेशन हो गया। तो उस लाइटनिंग की वजह से ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेंगे बैक्टीरिया तो वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो गया, और लाइटनिंग कर रही है तो वो फिजिकल फिक्सेशन हो गया। सो देखिए ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये जो बैक्टीरिया हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये इसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। और इसको कौन यूज़ कर रहा है? प्लांट्स की बॉडी में। किस में जा रहा है? एनिमल्स में ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये एनिमल से ये किसकी बॉडी में आया बेटा? प्लांट से ये एनिमल्स की बॉडी में आया, और ये एनिमल जब डेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसका जो नाइट्रोजन है उसको फिर से जो माइक्रोब्स है वो डिकम्पोज करेंगे, ओके। ये अपना वेस्ट भी एक्सक्रीट आउट करेगा, तो उस वेस्ट में भी नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है? वो निकलता है बेटा यूरिया की फॉर्म में, और यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक है, आपके ऑर्गेनिक फॉर्म हो गई। तो आपकी बॉडी में यूरिन में यूरिया प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिक फॉर्म हो गई, है ना। ओके, सो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, ओके। नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो बैक्टीरिया करवा दिए, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम। अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया एजेटोबैक्टर इसमें भी हेल्प करता है। नाइट्रिफिकेशन और किस में होगा? नाइट्रिफिकेशन देखिए, नाइट्रिफिकेशन के लिए आप नाइट्रोबैक्टर हो गया, ठीक है, जो नाइट्रेट आयंस में अमोनिया को नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट कर देता है। और जब प्लांट इनको यूज़ करते हैं तो प्लांट बॉडी में ये एसिमिलेट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जब वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, वो डीनाइट्रिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, किसकी हेल्प से हुआ? बैक्टीरिया की हेल्प से। ये प्लांट्स में गया, प्लांट से ये एनिमल्स में गया, एनिमल्स का जो वेस्ट आया या बॉडी डिकम्पोजिशन हुआ उससे अमोनिया रिलीज हुआ, और अमोनिया का ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था इसका नाइट्रिफिकेशन और हुआ, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हुआ, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन लगा लीजिए, या इंडस्ट्री की हेल्प से हुआ, जो इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर्स वगैरह बनते हैं। तो ये जो अमोनिया है ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगा, है ना। और ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं ये वापस से किस में आ जाएंगे बेटा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। और ये जो प्रोसेस है ये क्या हो गया? डीनाइट्रिफिकेशन। ये प्रोसेस क्या हो गया बेटा? डीनाइट्रिफिकेशन, ओके। सो अगेन यहाँ पे बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, ओके। सो यहाँ पे देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का अगर एग्जाम्पल आ गया तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया आएगा। सो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इट लिव्स इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूमिनस प्लांट। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्लांट को भी बेनिफिट मिलता है और बैक्टीरिया को भी बेनिफिट मिलता है, ओके। कार्बन साइकिल, तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट है उसको कौन यूटिलाइज करता है? दैट कार्बन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। प्लांट उसको यूटिलाइज कर रहे हैं बेटा। प्लांट इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर में कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, लाइमस्टोन में भी कार्बन है। और ये जो प्लांट्स हैं जब ये डेड होंगे, है ना, तो कोल बनाएंगे, ओके। और फिर ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये डेड प्लांट और एनिमल्स से बनेगा। कोल एंड पेट्रोल बोथ आर द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ओके। जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी शेल में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये जब फ्यूल्स बर्न होंगे, कोल पेट्रोल बर्न होंगे, तो क्या रिलीज करेंगे? दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। और ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज की, उस ऑक्सीजन को किसने लिया? एनिमल्स ने लिया। और जब एनिमल्स ने रेस्पायर किया तो क्या रिलीज की बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी वो डिफरेंट
बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में सर्कुलेट हुई और वापस से एटमॉस्फेयर में आ गई। तो ये आपकी जो है वो कार्बन साइकिल है। और ये आपकी जो है बेटा ये ऑक्सीजन साइकिल है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं रेस्पायर करने के लिए। हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज़ की, ग्लूकोज बनाया। देखिए ग्लूकोज फूड बनाया, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और जो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ और उस फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के साथ कंबाइंड हो जाएगी। ओके, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज आपको पता है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सोलार हीट को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जैसे ही सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर आती हैं, ये गैसेस सोलर हीट को ट्रैप कर लेते हैं, उसको एस्केप आउट होने नहीं देते। और इसी ट्रैपिंग की वजह से वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जैसे आप कि जब भी स्कूल से छुट्टी होती थी, आप स्कूल बस में जाके बैठते थे, तो आपको उस बस के अंदर जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर हाई फील होता था। क्यों? क्योंकि जो ग्लास वॉल्स थी, जो विंडो थी, वहाँ से जो सोलर रेडिएशन एंटर हुई बस के अंदर, या फिर आपने आपकी जो गाड़ी पार्क की है उसमें भी आप इसको फील करते हैं। तो जो सोलर रेडिएशन ग्लास विंडो से एंटर हुई, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ने ट्रैप कर लिया और उसे एस्केप आउट होने नहीं दिया, और जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस है वो मेल्ट हो रही है, और पोलर आइस के मेल्ट होने की वजह से वाटर, देखो आइस मेल्ट होगी, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो जो लैंड एरिया है वो वाटर से कवर होता जाएगा। ओके, सो जो कोस्टल एरियाज़ में फ्लडिंग आ रही हैं वो इसी की वजह से आ रही हैं, जो आइलैंड हैं सबमर्ज हो रहे हैं वो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ओजोन लेयर, ओजोन क्या है? ओजोन प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ओके, सो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, दीज आर द डिफरेंट लेयर ऑफ योर एटमॉस्फेयर। तो जो ओजोन लेयर है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। सो ओजोन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन O3। सो ये एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में प्रेजेंट है, ये पॉइजनस गैस है, और ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। अगर ये यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में हम आ गए तो हमें देखो आई कैटरेक्ट, स्किन कैंसर, इस तरीके की डिजीज हो सकती हैं। ओके, सो ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट कर रही है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा है, जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन है ऊपर की तरफ, आपकी एरोप्लेन यहाँ फ्लाई करते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, जो 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, 20 से 50 किलोमीटर तक। और इसके बाद मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और फिर आपका एक्सोस्फेयर। ओके, सो देखिए ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, 10 से 50 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड कर रहा है, जो हार्मफुल यूवी रेज को अर्थ के ऊपर नहीं आने दे रहा। और ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जिसे हम ओजोन होल कहते हैं। ओजोन लेयर में कोई होल नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से ओजोन लेयर की जो थिकनेस थी वो कम हो गई। ओजोन लेयर की थिकनेस को किस में मेजर किया जाता है बेटा? इट इज़ मेजर इन DU, डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है। और ओजोन होल कहाँ देखा गया है? अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है, ठीक है, और ये स्प्रिंग और समर में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ओके, सो ये जो ओजोन होल हुआ है, इसके लिए देखिए क्या किया गया है। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ था, जो आपको लर्न करना है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए जो इंटरनेशनल टेरिटरी है उसने क्योटो प्रोटोकॉल लॉन्च किया था। ओके, और यहाँ पे आपको एक और प्रोटोकॉल बता देती हूँ मैं, दैट इज मोनोट्रेल प्रोटोकॉल। मोनोट्रेल प्रोटोकॉल किसके लिए था बेटा? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए मोनोट्रेल प्रोटोकॉल जो है वो लॉन्च हुआ था।
और यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।